वेलकम टू माय चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में आज हम थोड़ी सी बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कर लेते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पे आज हम थोड़ी सी बात अपनी करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि दो प्राणियों में, दो व्यक्तियों के बीच में सेम मैच ना होना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच उनके स्वभाव में, उनकी शारीरिक बनावट में, उनकी मानसिक योग्यताओं में, उनकी रुचियों में, उनके संवेगों में जब अंतर पाया जाता है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर वैयक्तिक भिन्नता दिखाई दे रही है। वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत समान स्वभाव के प्राणी नहीं होते हैं। इस वैयक्तिक भिन्नता में हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विपरीत नेचर का होता है, या विपरीत गुणों का होता है, या विपरीत शारीरिक या मानसिक अपनी योग्यताओं का होता है। वैयक्तिक भिन्नता का जो अवधारणा है वो प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। बहुत टाइम पहले भी और आज भी वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर प्राचीन काल में भी जो मनुष्य होता था उसको जॉब मिलता था, या उसके नियुक्ति होती थी, या उसको किसी काम में आदर सम्मान या निरादर मिला करता था। ये बात बहुत पुराने जमाने से चलती आई है। तो वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत जब विपरीत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तो निश्चित बात है कि उनकी आदतों में भी विपरीतता होती है और समस्त गुणों में भी विपरीतता होती है। 1869 में गॉल्टन ने अपनी पुस्तक हेरेडिजीनियस के अंतर्गत ये बात कही थी कि जहां पर वैयक्तिक भिन्नता दिखाई देती है, या जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, सही मायने में सामाजिक भावना के लिए या सामाजिक कार्य कुशलता के लिए हमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जो है वो हमें प्राप्त होता है, उनका स्वभाव प्राप्त होता है या उनके गुण प्राप्त होते हैं। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही थी। 20वीं शताब्दी में उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं का अनुकरण करते हुए कई और वैज्ञानिकों ने, पियर्सन ने, बिने ने और भी कई अनेक मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा के बारे में अध्ययन किए और उस अध्ययन के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त किया। वैयक्तिक भिन्नता, जब हम किसी कार्य के तरफ देखते हैं या हम किसी कार्य में कई व्यक्तियों को लगाते हैं और अगर वहां पे वैयक्तिक भिन्नताएं दिखाई देती हैं, अगर वैयक्तिक भिन्नताएं कुछ प्लस लेके जा रही हैं, सकारात्मक पहलू लेके जा रही हैं, तो उस कार्य का जो है वो विकास होता है। और अगर उसी समूह के या उसी काम को करने वाले समूहों की बीच के व्यक्तियों की वैयक्तिक भिन्नता अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव जा रही है तो वो कार्य अच्छा नहीं हो सकता है। वैयक्तिक भिन्नता को मानव समाज में अलग अलग रूपों में देखा गया। जो भी वैयक्तिक भिन्नता के लक्षण दिखाई देते हैं वो सामान्यतः 3 रूपों में दिखाई देते हैं। पहली शारीरिक भिन्नता, दूसरी मानसिक भिन्नता और व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं। शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जहां पर व्यक्ति शारीरिक बनावट में, रूप रंग में, कद में, अपने ग्रोथ में दूसरे व्यक्ति से थोड़ा सा अलग होता है, दूसरे व्यक्ति से विपरीत होता है। जब एक व्यक्ति की शारीरिक बनावट एक औसत मान को लेके चलती है या एक औसत रूप में चलती है तो वहां तो वैयक्तिक भिन्नता में ये कहा जाता है कि हाँ, वैयक्तिक भिन्नताओं का अंतर बहुत खास नहीं है। और यदि
वही शारीरिक भिन्नताएं बहुत ज्यादा अपोजिट लेके जाती है कि कुछ समूह के लोग बहुत लंबे हैं या कुछ समूहों के लोग बहुत छोटे हैं, या किसी में अपना शारीरिक बनावट या कदकाठी अच्छी नहीं है और किसी में बहुत ही अच्छी है। तो वहां पे जो इतना बड़ा विपरीतात्मक जो अंतर आता है वो परेशानी का कारण बन सकता है। इसके बाद में दूसरी भिन्नता आती है आपकी मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नताओं के अंतर्गत जो भिन्नताएं पाई जाती हैं व्यक्तियों में वो बुद्धि संबंधी होती हैं, मानसिक स्तर संबंधी होती हैं, या कुछ आपके जो मानसिक संवेग होते हैं उनसे संबंधित होती हैं। बुद्धि लब्धि का ऊंचा होना या बुद्धि लब्धि का नीचा होना, ये सब निर्भर करता है कई कारणों पर। जब मैंने आपको वंशानुक्रम व वातावरण पढ़ाया था तो उसमें ये सब बातें आई थी। तो जब ये बातें आई तो हमने ये अध्ययन किया कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि, प्रत्येक व्यक्ति का बुद्धि स्तर, प्रत्येक व्यक्ति का जो सोचने का विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति परस्पर एक दूसरे से अलग होती है। दो व्यक्तियों का चिंतन स्वभाव, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्मरण शक्ति, मानसिक चिंतन शक्ति कभी भी सेम मैच नहीं करती है, अलग अलग होती है। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आता है। जो तीसरे संबंधी भिन्नताएं होती हैं वो होती हैं संवेग संबंधी। संवेग संबंधी या व्यक्ति संबंधी होते हैं, उसमें भी वही बात आती है कि दो व्यक्ति का नेचर सेम नहीं हो सकता। एक का नेचर कुछ और हो सकता है, एक का नेचर किसी और उसमें हो सकता है। कोई अंतर्मुखी नेचर के होते हैं, कोई जो बहिर्मुखी नेचर के होते हैं, कुछ बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं, कुछ एकदम से क्विक आंसर देने वाले होते हैं, कुछ का अपना ही वो बात होती है जो दब के रहते हैं, जो खुले मन से आंसर नहीं दे पाते हैं। ये जो व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं हैं ये सबसे ज्यादा आपको विद्यालय में, आपके क्लासरूम में, आपके जो आपका एजुकेशन एरिया होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं और इतने बच्चे होते हैं क्योंकि क्विक आंसर है आपके पास। बहुत सारे आप अगर कोई लेक्चर कर रहे हो तो बच्चा पूछता है, उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जब टीचर से बातें होती हैं उसकी, तो चलो वो बच्चे अलग हो गए, उनका व्यक्तित्व में ये बातें समाई हुई हैं। अब कुछ बच्चे क्लासरूम में ऐसे भी होते हैं जो कहना चाहते हैं पर नहीं कहते हैं, संकोची स्वभाव को आप समझ लो कि हाँ किसी का स्वभाव जो है वो संकोची भी होता है। अब संकोची स्वभाव के बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो उसके भी अलग अलग वो है कि आप उन बच्चों का कैसे, उनका पढ़ाई लिखाई या कैसे उनकी शैक्षिक प्रगति में हम सहायता कर सके या कैसे उनको आगे ला सके। तो ये भी एक व्यक्तित्व होता है, किसी का व्यक्तित्व कैसा होता है और किसी दूसरे का व्यक्तित्व अलग प्रवृत्ति का होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत, व्यक्तिक विभिन्नताओं के अंतर्गत, इन तीन विभिन्नताओं के अंतर पे व्यक्ति की सारी भिन्नताएं समाहित होती हैं। इन तीनों विभिन्नताओं के आधार पे आप किसी भी दो व्यक्तियों को या किसी भी दो समूहों को अलग देख सकते हैं या उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनको आप उनके कारणों का या उनकी बातों का अवलोकन कर सकते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के कुछ कारण होते हैं जिसमें से पहला कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, वही बात आ गई कि पेरेंट्स का गुण, पेरेंट्स के अवगुण, पेरेंट्स के स्वभाव की सारी रचनाएं जो होती हैं वो बालक के अंदर आती हैं और बालक वैसा बन जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे ये बात भी होती है कि किसी भी परिवार के एक ही माता पिता के दो बच्चों के नेचर में विपरीतात्मक स्वभाव होता है, ये दोनों ही अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं। तो ये उनके गुणसूत्रों पर जो निर्भर करता है। लेकिन वंशानुक्रम बहुत ज्यादा जो है वो कारणीय है या उसके कारण ही व्यक्तिगत भिन्नताएं हो जाती हैं। दूसरा है आपका वातावरण। वातावरण का प्रभाव एक बालक पे, एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा पड़ता है। किसी का वातावरण अगर अच्छा है या किसी का वातावरण अलग टाइप का है तो बच्चा वहां का अलग होगा, और किसी को वातावरण अगर दूसरे टाइप का मिला है तो उसका स्वभाव और नेचर अलग अलग होगा।
एक सा वातावरण तो सारे बच्चों को या सारे व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता है। तो वातावरण बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए। उसके बाद में जो तीसरा कारण है वो है बुद्धि। जी, बुद्धि भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है व्यक्तिगत भिन्नताओं पे। दो व्यक्ति जो हैं कभी भी सेम बुद्धि के नहीं हो सकते, उनकी बुद्धि लब्धि में अंतर होता है। तो बुद्धि भी एक मुख्य कारण है व्यक्तिगत भिन्नताओं का। उसके बाद में जो नेक्स्ट कारण है वो है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी में एज फैक्टर आता है। जब एक बालक छोटा होता है तो उसकी आईक्यू उसके उम्र के हिसाब से होती है। अगर उसका मेंटल हेल्थ सही है तो जिस एज में जितनी आईक्यू होनी चाहिए, जितना उसका बुद्धि होनी चाहिए, जितना उसका बुद्धि पावर होनी चाहिए वो होती है। अगर बच्चे को माहौल नहीं सही मिल रहा है या कुछ कमी है तो उसकी बुद्धि कम हो जाती है एज वाइज। अब आप देख लो कि एक NCKG का बच्चा है तो उसकी बुद्धि या उसकी जो दिमाग की जो परिपक्वता है वो अलग होगी। यही एक 6-7 का बच्चा है तो उसकी बुद्धि अगर सही सब कुछ चल रहा है तो बच्चा पिछड़ा हुआ नहीं है या कुछ वैसा बालक नहीं है तो उसकी बुद्धि या उसका जो आपका गुण है या उसकी जो परिपक्वता है वो अलग होगी। तो हर एज के हिसाब से और हर उसकी बुद्धि के हिसाब से परिपक्वता में भी अंतर होता है। छोटे बच्चे का मानसिक परिपक्वता अलग होती है और बड़े बच्चे की मानसिक परिपक्वता अलग होती है। इसके बाद में जो और कारण आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का उसमें है लिंग भेद। देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनके भी नेचर स्वभाव एक से नहीं हो सकते। बॉयज के और गर्ल्स के दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। बॉयज स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, गर्ल्स को कुछ होम वाले काम बहुत अच्छे लगते हैं, या कभी कभी गर्ल्स बहुत स्पोर्ट्स में होती हैं तो बॉयज उतना अलग होते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स के गुणों में, उनकी हॉबीज में, उनकी शारीरिक कदकाठी में, उनकी स्मरण शक्ति में तो अंतर होता है। तो लिंग भेद भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण बन जाता है। इसके बाद में जो अन्य कारण आता है वो है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कह लीजिए या स्वास्थ्य कह लीजिए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हम स्वस्थ हैं तो हमारा माइंड भी स्वस्थ है, हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ है। तो अगर शरीर स्वस्थ है किसी बालक का तो उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी सब अलग होगी। और यदि बच्चे को सही चीज या सही डाइट या सही वातावरण नहीं मिल रहा है, सही मेंटल हेल्थ उसकी नहीं जा रही है तो उसकी हेल्थ जो है वो अलग हो गई। तो ये भी एक इंडिविजुअल कारणों में ही आ ही जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारणों में ही आ जाता है। एक अन्य कारण भी आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं में, वो है प्रजाति। दो प्रजातियां जो अलग अलग वातावरण को बिलोंग करती हैं, उन वातावरण के समूहों में रहने वाले व्यक्तियों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की ही बात करती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट कारण बनता है वो बन सकता है आपका जाति या प्रजाति, या जाति और आपका ये कास्ट सिस्टम जो होता है इस पर। प्रत्येक जाति और एक दूसरी जाति के भी स्वभावों में अंतर होता है, उनके व्यक्तियों में भी अंतर होता है। तो जाति भी व्यक्तिगत भिन्नताओं में कहीं ना कहीं कारण बन सकती है। अब ये तो हुआ व्यक्तिगत भिन्नताएं किस किस रूप में या किन किन कारणों से हो जाती हैं। अब हमें ये देखना होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने का, जो भिन्नताएं होती हैं कितनी हुई, कैसे हुई, उनके क्या फायदे होंगे, उनके क्या नुकसान होंगे, तो उनको भी तो नापने का, उनको भी तो मूल्यांकन करने का, उनका भी तो एक वैल्यू निकालने के कुछ उपकरण होते हैं। जी हाँ, होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के उपकरण भी होते हैं, जिसमें पहला उपकरण है अवलोकन, दूसरा है परीक्षण, तीसरा है केस स्टडी और चौथा है आपका जो बच्चे का कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है, जिसे हम संचयी लेख कहते हैं।
अब अवलोकन पद्धति की बात करें तो अवलोकन मापनी के अंतर्गत हम बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करके, बच्चे के वातावरण का अवलोकन करके, बच्चे के पूरे जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं उसका अवलोकन करके व्यक्तिगत भिन्नता पर अपने विचारों को देते हैं और उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत भिन्नता की बातों को हम कह सकते हैं। अवलोकन पद्धति बहुत ही प्राचीन पद्धति है। इसमें आप किसी भी बालक का या किसी भी व्यक्ति का अवलोकन करके अपने निष्कर्ष दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा उपकरण है व्यक्तिगत भिन्नता को मापने का, वो है कुछ परीक्षण। बुद्धि परीक्षण से व्यक्तिगत भिन्नताओं में बुद्धि की माप होती है, और जो एक कहते हैं कि वो पर्सनैलिटी परीक्षण होते हैं, उसमें आपकी पर्सनैलिटी की माप हो जाती है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बच्चे के जो कार्य क्षेत्र हैं उसको मापन करने के लिए अलग अलग मापनियों का उपयोग किया जाता है। एक और मापन है जिसमें होता है, हम कहते हैं जिसे केस स्टडी, यानी कि बच्चे के जीवन इतिहास का पूरा ब्यौरा। जीवन इतिहास के ब्यौरे में किसी बच्चे का पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी विद्यालय की पृष्ठभूमि, उसका नेचर, उसके कारण, ये सब बातों का पता करके हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं। ज्यादातर ये केस स्टडी का मापन या तो मंदबुद्धि बालकों के लिए होता है, या बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, या कुछ विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए होता है, या कमजोर वर्ग का बालक है उनके लिए होता है। तो ऐसा जहां कुछ क्वालिटीज होती हैं वहां पर केस स्टडी बहुत ही लाभदायक होती है। एक होता है संचय अभिलेख, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटिव रिकॉर्ड। तो कम्युनिटिव रिकॉर्ड के अंतर्गत जो बच्चे की शैक्षिक प्रगति होती है उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, और उसी रिकॉर्ड के आधार पर बच्चे के जितने अचीवमेंट्स होते हैं वो सारी बातें हम देख के और बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगा लेते हैं। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पे बालक की शिक्षा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जो शिक्षा होनी चाहिए उसमें पहला है कक्षा का सीमित आकार। जब कक्षा का सीमित आकार होगा, क्योंकि भाई क्लास है तो जैसे बात है अलग अलग नेचर के बच्चे हैं उस क्लास में, तो जब क्लास में आकार सीमित होगा, एक फिक्स आकार होगा, तो एक टीचर हर बच्चे पे पूरा ध्यान रख पाएगी। अगर बहुत बड़ा क्लास हो गया, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई एक क्लास में और संभालने वाला टीचर एक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तौर पे वो क्लास अच्छा नहीं जा पाएगा। तो अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में शिक्षा की भूमिका को अच्छा रखना है तो हमें अपनी क्लास का एक लिमिटेड आकार, एक सीमित आकार रखना पड़ेगा। दूसरा प्रावधान है शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। एक समान स्तर, एक जो कॉमन एक क्लास होता है 10, 12, इसके बाद में जो कॉमन स्तर के बाद में पाठ्यक्रम में भिन्नता होनी चाहिए, ताकि बालक अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी मानसिक स्थिति के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सके। तो पाठ्यक्रम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं में। अब शिक्षा के प्रावधान में जो तीसरी बात है कैसा होना चाहिए, तो वो है शिक्षण विधियां। अब दो समान बच्चे हैं, समान बच्चे तो खैर नहीं है, दो क्लास में, एक समान क्लास में दो विपरीत नेचर के बच्चे हैं। अब उनकी शिक्षण विधि कैसी हो? एक शिक्षण विधि तो सारे बच्चों पे लागू नहीं होगी, तो शिक्षण विधियों में भी अंतर होता है। जब शिक्षण विधियों में अंतर होगा तो हम क्लास में बैठे सारे बालकों का, क्लास में बैठे सारे बच्चे जो अलग अलग नेचर के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग गुण के होते हैं, उनको अच्छे ढंग से अपने कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे और हमारा क्लास जो है वो अच्छे ढंग से चल पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो शिक्षा का प्रावधान है वो है एक्टिविटीज को डालना। जो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बच्चे तो बहिर्मुखी हो गए, बिंदास हुए, उनको जो करना है वो करना है, कह भी देते हैं, झिझकते नहीं है,
लेकिन जो बच्चे संकोची होते हैं, जो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, अब उनके जो क्वालिटीज है उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो उनकी क्वालिटीज को निकालने के लिए, उनकी क्वालिटीज को सामने लाने के लिए हमको कुछ खेल या कुछ क्रियाविधियां, कुछ एक्टिविटीज का सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा भी अच्छी हो सके। एक और कारण है, या एक और शिक्षा में हम अगर वो करें, थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो व्यक्तिगत भिन्नता भी अच्छी उसमें जा सकती है। वो है सामाजिकता का विकास। अगर हम इस सामाजिकता के विकास का कॉन्सेप्ट, यानी कि साथ रह के खेलो, ग्रुप में खेलो, और ये टोली शिक्षा जिसे कहते हैं, एक टोली शिक्षा टीम टीचिंग आती है एजुकेशन में, ये आप पढ़ेंगे आगे। टीम टीचिंग करें, या कुछ भी ऐसे टास्क जब पूरे ग्रुप में रह के करे जाते हैं, या कुछ बड़े बड़े गेम्स या डिबेट कराई जाए, या कुछ भी कराया जाए जो ग्रुप्स में होता है, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ बातें थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, कि कैसी होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किस टाइप में होती है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको और कुछ बातें बताती हूँ, और कुछ आपको नॉलेज देती हूँ। तो अगर आपको साइकोलॉजी को समझना है तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साइकोलॉजी को जानिए। थैंक यू।